नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम को देखते हुए अपनी पढ़ाई की गति को तीव्र किए होंगे। आज की इस वीडियो में बाल विकास के आए हुए प्रश्न का रिवीजन करेंगे। जो प्रश्न आ गए हैं उन्हें देखेंगे, तो आप लोग धैर्य लगाकर देखिएगा और अपने मूल्यांकन टेस्ट ज़रूर दीजिएगा ताकि आप लोग को पता लग सके कि आप लोगों की मौजूदा हालत क्या है। एग्ज़ाम में उससे अच्छा भी हो सकता है, उससे ख़राब भी हो सकता है, तो इसके लिए पेशेंस को बनाए रखें और एक टेस्ट पर डे ज़रूर दें। तो आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, बाल विकास में प्रतिक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है। उपरोक्त सभी पर बाल विकास में यानी बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका यानी जो उस बाल विकास के दौरान वातावरण अनुभव मिल रहा है उसकी जो भूमिका पृष्ठभूमि होगी उस पर बल होगा। बिल्कुल बात सत्य है, प्रतिक्रिया पर बल होगा। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है, यह बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि 1 से लेकर 8 तक की कक्षा में बाल विकास का जो अध्ययन करते हैं हम गर्भावस्था से किशोरावस्था तक ही करते हैं, इसलिए यह बात कही गई है। अतः यह तीनों बात उपरोक्त सही है, इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है यानी जो चाइल्ड डेवलपमेंट है इसका जो अध्ययन करते हैं वह कहाँ कहाँ पर किस जगह पर करते हैं, क्या क्या उसमें शामिल है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर अध्ययन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि बाल विकास में गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था का अध्ययन करते हैं। वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, यह बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि बाल विकास में भ्रूणावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की सभी विकास का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन, यह भी बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि व्यक्तिक भिन्नता के आधार पर बालक को शिक्षा देना होता है। जैसे एक मंदबुद्धि बालक को उससे बार बार प्रयास कराया जाता है कि ताकि वस्तुओं को सीख जाए, जबकि एक तीव्र बुद्धि के बालक को एक बार में बता देने पर वह किसी भी तथ्य को कंठस्थ कर लेता है। तो उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को अगर अंतर को देखते हुए हम अगर उनको शिक्षा देंगे तो दोनों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। अगर मंदबुद्धि बालक को अगर हम एक बार कोई पाठ्य वस्तु पढ़ाते हैं तो उसको समझ नहीं आएगा, इसलिए वह उससे दूर होता जाएगा। और तीव्र बुद्धि के बालक को अगर कोई तथ्य एक बार बार बताते हैं तो वह उसमें अरुचि रखने लगेगा, इसलिए उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन और उसके अनुसार शिक्षा देना चाहिए, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी डी। अगला प्रश्न देखते हैं, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। सर्वाधिक उपयुक्त सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है, यह सिद्धांत है लैमार्क का, हैरिसन का, डार्विन का, मैकडूगल का। तो चार्ल्स डार्विन ने विकास के क्रम में जैविक आबादी की आनुवंशिकता के लक्षण की पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन कहते हैं, और इसने जो जीव अपने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप नहीं ढाल पाते उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, और भविष्य में केवल यही प्राणी जीव जंतु जीवित रहते हैं जो स्वयं प्रकृति के और वातावरण के अनुरूप ढाल लेते हैं। कहने का तात्पर्य है कि समय के साथ जो प्राणी अपने को परिवर्तित कर लिया तो वह इस संसार में रहता है, अन्यथा वह इस संसार से विलुप्त हो जाता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डार्विनवाद, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न,
विनय साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृद्धि बुद्धि का, अभिक्षमता का। विनय साइमन महोदय ने सबसे पहले सामान्य बुद्धि परीक्षण का सिद्धांत दिया था। 1905 में इन्होंने विनय और साइमन, दो मनोवैज्ञानिकों ने इस परीक्षण को दिया। इसका प्रयोग प्रारंभ में शैक्षिक व्यावसायिक कार्य में किया जाता था। आज इसका प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे हम प्रतियोगी परीक्षा क्यों देते हैं, उसमें हमारी बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। विनय साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। प्रश्न रिपीट हो गया। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिकार सामाजिक विकास कहा जाता है। यानी जो सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिकार सामाजिक विकास कहा जाता है, यह कथन किसने दिया है? यह कथन मनोवैज्ञानिक हरलाक का है। यानी हरलाक महोदय ने कहा है कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिकार और सामाजिक विकास कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। यानी जो कुछ हम सीखते हैं तो उसमें सीखने के लिए हम क्या सबसे अच्छा कह सकते हैं, यानी उसको बताने के लिए हमें क्या एक शब्द सबसे उपयुक्त होगा। कौशल अर्जन, ज्ञानार्जन, व्यवहार में परिमार्जन, व्यक्तित्व समायोजन। तो सीखना यानी लर्निंग जिसे कहते हैं, जब हम किसी कार्य को करते रहते हैं तो वहाँ उस कार्य को करने में निपुण हो जाते हैं। जब निपुण हो जाते हैं तो कहा जाता है कि हम इस कार्य को करना सीख लिए हैं। तो इसे कौशल अर्जन, कौशल स्किल्स किसी एक क्षेत्र की बात को दर्शाता है। जैसे कहते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कौशल योजना एक लाए थे, जिसमें छात्रों को और उद्यमियों को और उद्यम स्थापित करने के लिए कौशल प्रशिक्षण एक योजना लाए थे। तो उसमें एक क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। ज्ञानार्जन, सीखने में ज्ञानार्जन होता है, लेकिन ज्ञानार्जन से तब कहेंगे जब हमारे पास और दूसरी बातें अगर हैं तो उसमें देखेंगे कि कौन सी बात अत्यधिक उपयुक्त है। तो व्यवहार में परिमार्जन, व्यक्तित्व समायोजन। तो बात बिल्कुल सत्य है कि जब हम किसी बात को सीखते हैं तो हम हमारे व्यक्तित्व में समायोजित हो जाता है। लेकिन अगर मनोविज्ञान की बात करें तो मनोविज्ञान कहता है कि सीखना व्यवहारवादी है। यानी जैसे कुछ समय तक माना जाता था और वर्तमान समय माना जाता है कि जो मनोविज्ञान है वह व्यवहार में परिवर्तन होता है, यानी पर व्यवहारवादी कहा जाता है। व्यवहारवादी में अत्यधिक महत्व दिया जाता है। तो व्यवहार में परिमार्जन, यानी जब हम कुछ सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वह इस 21वीं सदी का सबसे अच्छा उदाहरण कहा जाता है। अगला प्रश्न, वाणी दोष नहीं है। वाणी परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, धीमी या तेज गति से बोलना, हकलाना और तुतलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी बोलना। वाणी दोष, जब हम बोलते हैं कुछ बोलते हैं तो वह बोलना दोष कब नहीं होगा। यानी 3 अवस्थाओं में दोष की अवस्थाएं होंगी और एक अवस्था होगा जब हम उसे दोष नहीं कर सकते। ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, जब ध्वनि परिवर्तन कर देंगे हम तब वह शब्द अर्थ का अनर्थ हो सकता है या कुछ किसी हमारे दूसरे वाक्यांश का बोध करा सकता है। जैसे हम व को ब कहें तो वक और बक दोनों को अगर हम स्पष्ट उच्चारण न करें तो दोनों परिवर्तन हो जाएगा, तो यहाँ दोष की श्रेणी में होगा। तो इसे कहेंगे ध्वनि परिवर्तन। व को ब बोल रहे हैं तो ध्वनि परिवर्तन हुआ, और जब व को ब बोल रहे हैं तो अस्पष्ट उच्चारण, यानी हम
अगर अत्यधिक तीव्र और मंद से बोलते हैं तो भी उच्चारण में स्पष्टता नहीं आती। धीमी या तेज गति से बोलना, या वाणी दोष नहीं होता, क्योंकि धीमी और तेज गति से बोलना, हकलाना और तुतलाना, यह बात बिल्कुल सत्य है कि वाणी दोष की श्रेणी में आता है। तीव्र और अस्पष्ट वाणी, अगर हम तीव्र बोलते हैं, अस्पष्ट वाणी बोलते हैं, तब यह वाणी दोष नहीं होता। लेकिन अगर हम अस्पष्ट बोल रहे हैं तब वो वाणी दोष हो जाएगा। यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, धीमी या तेज गति से बोलना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर मूल्य की शिक्षा देने का सर्वोत्तम विधि है। यानी कोई बच्चा, छात्र प्राथमिक स्तर पर है तो उसे मूल्य की शिक्षा देना है, उस मूल्य को बताना है। तो मूल्य को महत्व बताना सबसे सर्वोत्तम होगा, या मूल्य की पालन न करने पर दंडित करना सर्वोत्तम होगा। अध्यापक के व्यवहार मूल्य स्थापन करना सर्वाधिक उपयुक्त होगा। उपरोक्त सभी। तो इसका मूल्य के महत्व को बताना, इसका सही आंसर होगा अध्यापक की व्यवहार में मूल्य स्थापन। यानी मूल्य से तात्पर्य मुद्रा से न होकर के संपूर्ण गुणों को माना जाता है। तो अगर व्यवहार में अध्यापक के होगा तो वह छात्र को आसानी से सिखा सकता है। जैसे मौद्रिक मूल्य, मुद्रा के मूल्य को, शैक्षिक मूल्य, शिक्षा के मूल्य को, और व्यवहार में मूल्य यानी उसमें संपूर्ण मूल्य स्थापित इंक्लूड रहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। आध्यात्मिक मूल्य एन के प्रकारेण, धनार्जन मूल्य, नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य। मूल्य के जो वर्गीकरण किया गया है, आध्यात्मिक मूल्य का मतलब देवता के संबंध स्थापना। नैतिक मूल्य सच्चाई, ईमानदारी, नीति के अनुसार मूल्य। और सांस्कृतिक मूल्य हमारे संस्कृत के जो व्यवहार के मूल्य और जो उपयुक्त मूल्य हैं उसका। इसमें इन के केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य शामिल नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक, राजनैतिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक। व्यक्तित्व के संगठन का सामाजिक जो स्वरूप है वह मनोवैज्ञानिक और शारीरिक नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, चयनमुखी, परस्पर सामाजिक। तो आत्म केंद्रित व्यक्ति मनोवैज्ञानिक युंग जिसे जुंग भी कहा जाता है, उन्होंने व्यक्तित्व को 3 प्रकार में विभाजित किया। अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट, वे व्यक्ति जो अपने में हमेशा खोए रहते हैं उन्हें इंट्रोवर्ट। दूसरा बहिर्मुखी यानी एक्सट्रोवर्ट, वे बालक जो हमेशा दूसरों से घुल मिलकर रहते हैं, या इसे कहते हैं कि वह व्यक्ति बहुत मिलनसार है, यानी वह एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति है। उभयमुखी एम्बिवर्ट यानी यह व्यक्ति समय के साथ कभी अंतर्मुखी की तरह व्यवहार करेगा, कभी बहिर्मुखी की तरह व्यवहार करेगा। ऐसे व्यक्ति अगर अंतर्मुखी जो संकोची, लज्जाशील, एकांतप्रिय, मितभाषी होते हैं वह अंतर्मुखी व्यक्तित्व कहलाते हैं। तो वह व्यक्ति आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए अंतर्मुखी इसका सही आंसर होगा। अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्तित्व का प्रकार है ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, कलात्मक व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, धार्मिक व्यक्तित्व। अपने ऊर्जा को बाहर की ओर यानी जो हमारे पास ऊर्जा है, जो हमारे पास ज्ञान है, उसे अगर हम बाहर करते हैं तो वह किस प्रकार का व्यक्ति होगा? तो वह व्यक्ति बहिर्मुखी व्यक्तित्व होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। आप उसे अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वहन करेंगे,
उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। तो एक कक्षा 4 का बच्चा है, उसे उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, तो यह बात बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि शिक्षक को उन्हें व्यक्तित्व भिन्नता के आधार पर समझकर उन्हें शिक्षा देना होता है। यानी उन्हें अभिभावक से शिकायत बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यह बात बिल्कुल असत्य है, इसलिए यहाँ नहीं आंसर होगा। मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, तो मनोचिकित्सक के पास, हाँ, यह बात बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कह सकते। स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वहन करेंगे, यह बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि एक शिक्षक स्वयं परामर्शदाता होता है और उसे भिन्नता के आधार पर शिक्षा देगा और उसी के अनुरूप वह व्यवहार में परिवर्तन की इच्छा रखेगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, यानी भाषा के जो विकास होता है, यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट, उसमें सिद्धांत कौन है? अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत। तो भाषा विकास के अनुबंधन का सिद्धांत होता है, अनुकरण का सिद्धांत होता है, परिपक्वता का सिद्धांत होता है, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत नहीं होता। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग को वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और आप लोग अपने से अनुभव करिएगा कि कितने प्रश्न आपने सही अपने से कर पाए हैं। अगर